नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच जो प्रमुख वक्ता हैं वो हैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार। प्रोफेसर रविंद्र कुमार सर जाने-माना नाम है इतिहास में और बहुत ही अलग तरीके से वो बात करते हैं, ख़ास करके गांधी की बात जब आती है, तो गांधी को समझना या गांधी को बरतना या गांधी को हम किस तरीके से हम समझें, इसको बहुत सरल भाषा में जब बात करते हैं तो गांधी एक नए नए रूप में हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ही विद्वान वक्ता प्रोफेसर रविंद्र कुमार सर का मैं स्वागत करता हूं और मैं ये जो व्याख्यान है रिविजिटिंग गांधी मेकर्स ऑफ ए इंडिया मेकर्स ऑफ इंडिया एज ए नेशन विषय पर जो हम कोर्स कर रहे हैं उसमें ये व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। तो आइए हम सुनते हैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार सर को। और यह व्याख्यान चूँकि गूगल मीट पे हुआ था, तो इसलिए जो उसकी जो रिकॉर्डिंग आपको दिखाई देगी, तो मैंने उसको, चूँकि मेरे पास रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, तो मैंने लैपटॉप से उनके व्याख्यान को रिकॉर्ड किया। तो आप सुन सकते हैं इस प्रकार से। बात जो हम सबको समझनी चाहिए वो ये कि भारत किसी एक की थाती नहीं है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कि डाइवर्सिटी यहाँ की पहचान है। और यही शायद भारतवर्ष की सबसे सशक्त पहचान है कि हर तरह के प्रभाव, हर तरह की दार्शनिकता, हर तरह की संस्कृति भारतवर्ष में प्रवेश करती रही और यहाँ वो अपना प्रभाव छोड़ती रही। यहाँ की जो संस्कृति है वो अपने साथ ले गई। ऐसा नहीं है कि ये जो संबंध है ये एक पक्षीय है कि भारत केवल ग्रहण करता रहा है। बहुत कुछ भारत ने यहाँ से बाहर भी भेजा है, बहुत कुछ बाहर भेजा है और बहुत कुछ बाहर से सीखा है, बहुत कुछ भारत ने लिया है। मुझे लगता है कि एक देश के तौर पर ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि हम सब कुछ को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और जो उसमें से अच्छा होता है वो हम स्वीकार कर लेते हैं, अपनी संस्कृति का अंग बना लेते हैं। इस संबंध में मुझे एक प्रसंग दूसरा याद आ रहा है। ये अंग्रेजी की डिक्शनरी आप सब लोगों ने प्रयोग की होगी किसी न किसी अवसर पर। अब तो सब कुछ उस पे डिजिटल मीडियम में आ गया है, तो अगर मेरी बात कहीं रास्ते में मतलब आवाज में व्यवधान हो तो मुझे टोक दीजिएगा, तो मैं ठीक कर लूंगा। माइक वगैरह कभी अगर गड़बड़ हो जाए तो। जी सर, बिल्कुल सर। जी। हुँ। तो ये अंग्रेजी की डिक्शनरी है। हमने भी जब विद्यार्थी जीवन में उसका प्रयोग करना शुरू किया और अभी तक करता हूँ। अंग्रेजी की डिक्शनरी अन्य जो डिक्शनरीज हैं उनसे थोड़ी भिन्न है। उसकी जो सबसे सशक्त बात है, जिसको मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी की डिक्शनरी का सबसे सशक्त चरित्र, वो ये है कि उसमें समय समय पर नए शब्द प्रवेश करते रहते हैं और उन शब्दों का धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा में प्रयोग होता रहता है और वे शब्द आगे चल करके अंग्रेजी की मानक डिक्शनरी में स्वीकार कर लिए जाते हैं, फिर वे अंग्रेजी के शब्द हो जाते हैं। अगर आप अंग्रेजी डिक्शनरी को बहुत ध्यान से देखें तो उसमें हर शब्द की व्युत्पत्ति और उसके उद्गम की जानकारी दी होती है कि किस भाषा से आया, अरबी से आया, हिंदी से आया, लैटिन से आया, फ्रेंच से आया। इन सब भाषाओं मतलब किसी भी शब्द की उत्पत्ति और उद्गम का स्रोत उस डिक्शनरी में बताया जाता है। इस अर्थ में अंग्रेजी की डिक्शनरी अन्य भाषाओं की डिक्शनरी से बहुत भिन्न है। मैं भारतवर्ष की जो सांस्कृतिक अस्मिता है उसको अक्सर अंग्रेजी की डिक्शनरी के उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। ये जो भारतवर्ष की अस्मिता है, जो भारतवर्ष की सांस्कृतिक पहचान है, जो भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष में हम लोग रह रहे हैं, जो हमारा देश है, उसके बनने में, उसके निर्माण में, उसके सृजन में बहुत कुछ हमने दूसरी जगहों से ग्रहण किया है और बहुत कुछ यहाँ से बाहर भेजा भी। ऐसा नहीं है, मैंने बार बार कहता हूँ कि एक पक्षीय नहीं, बहुत कुछ यहाँ से बाहर भेजा है। हमने बीज गणित यहाँ से बाहर भेजा, हमने दर्शन की बहुत सी शाखाएं यहाँ से बाहर भेजी। ग्रीक फिलॉसफी में ये भूमिका मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गांधी जी को समझने में हमें बड़ी मदद मिलती है अगर हम इस पृष्ठभूमि को ठीक ठीक समझ लें। तो ये दर्शन की बहुत सी शाखाएं यहाँ से बाहर हुई। ग्रीक फिलॉसफी में, ग्रीक संस्कृति के की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है।
बहुत सी शाखाएं यहाँ से भारतवर्ष से बाहर गईं और उन्होंने उन्होंने बहुत मुक्त कंठ से उसको स्वीकार किया। ये कहा कि ये सब शाखाएं यहाँ से गई हैं बाहर और इन्होंने ग्रीक फिलॉसफी को एनरिच किया है, सुदृढ़ किया है, उसको सशक्त बनाया है। ठीक उसी तरह भारतवर्ष में बहुत कुछ बाहर से आया है। इस पृष्ठभूमि में अगर हम गांधी जी को समझने की कोशिश करें तो हमको ये बात समझ में आती है, उनके बारे में जो एक चीज हम बहुत मतलब गहराई से मैं तो अनुभव करता हूँ, क्योंकि गांधी व्यवहार की वस्तु हैं, व्यवहार के चरित्र हैं। वो दार्शनिक के पूरे दार्शनिक चरित्र नहीं है। अगर उनको आप व्यवहार करें, अपने जीवन में उतार लें, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको लगेगा कि ये हमें हमारे पूरे व्यवहार को, हमारे चरित्र को बहुत संबल प्रदान करता है। तो उस दृष्टिकोण से जब गांधी भारतवर्ष में गांधी का आविर्भाव होता है, उस समय का भारतवर्ष बड़ा असमंजस में, अंग्रेजों के शोषण में घिरा हुआ, सांस्कृतिक दृष्टि से भी पतनोन्मुख, जिसको पतनोन्मुख सभ्यता कहते हैं। अंग्रेज तो भारतवर्ष में ये कहकर ये आए कि वो भारतवर्ष की गिरी हुई सभ्यता का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं, इसमें बहुत कुछ नया जोड़ेंगे, बहुत कुछ ऐसा है जो वो भारतवर्ष को देंगे। ऐसे जी ऐसे आता काय करावं लागतं ते हे मला बंद करावं लागते। प्लीज 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 माइक म्यूट कर लीजिए। कौन है? प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने माइक को। जी, तो ऐसे समय में गांधी जी जो है वो भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक पटल पर उभरते हैं। गांधी जी किसी बहुत चमकते हुए सितारे की तरह नहीं एकदम से प्रकट हो जाते हैं भारतवर्ष के राजनीतिक पटल पर। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जैसे और बहुत से दार्शनिक हैं, नेता हैं, बड़ी विभूतियां हैं जिनका ये दावा है कि वो बिल्कुल एक ध्रुव तारे की तरह आके, सूर्य की तरह आकर के भारतीय राजनीतिक पटल को उन्होंने चमका दिया और सब कुछ जगमग कर दिया। ऐसे नहीं आते गांधी जी, ऐसे नहीं आते। गांधी जी बहुत धीरे धीरे क्रमशः उनका आविर्भाव होता है, वो आविर्भूत होते हैं भारतीय पटल पर और भारत में आने के पहले एक लंबा समय दक्षिण अफ्रीका में बिताते हैं। अपने मान्यताओं का, अपने दार्शनिक अनुभवों का और भारतीय संस्कृति के मूल प्रतीकों का, मैं ये बात फिर से अगर आप कहें तो मैं अंग्रेजी में आई कैन स्विच ओवर टू इंग्लिश अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही हो। पंकज जी। सर वैसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट हिंदी के हैं, तो सर बीच बीच में थोड़ा बहुत अंग्रेजी के टर्म्स वगैरह हो तो बिल्कुल सर। जी जी सर, जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि हिंदी भाषी हूँ इसलिए मुझे अपनी भाषा में बात करने में बड़ी सुगमता होती है। अंग्रेजी तो अन्य भारतीयों की तरह मैंने भी सीखी है, तो सीखी हुई भाषा में तो स्पष्ट है कि आपकी शब्दावली सीमित हो जाती है और आपको अपनी बात कहने में थोड़ा सा झिझक और परेशानी होती है। लेकिन बहुत से जब मैं अध्यापन कार्य करता था तो अंग्रेजी में ही बोलना होता था, तो फिर उसको भी मैंने धीरे धीरे मांझने की कोशिश की। तो if there is somebody who is not able to understand Hindi at all, I can comfortably switch over to, or I can partially switch over to English. That is not an issue. जवाब मैं कह रहा था ये कि गांधी जी अपनी तमाम मान्यताओं का दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के आधार पर वो कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और उन निष्कर्षों को लेकर के भारतवर्ष आते हैं। ये बात भी हमें अच्छे से समझनी होगी कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, भारत उनके अंतःकरण में बसा हुआ है। भारतीयों की मांग पर ही वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहाँ का एक बोहरा समुदाय है जो अंग्रेजों के आतंक से पीड़ित है और वो गांधी जी को वहाँ बुलाता है एक एडवोकेट के तौर पर और ये अपेक्षा करता है कि गांधी जी उनकी सहायता करेंगे। तो जब वहाँ भी दक्षिण अफ्रीका भी गांधी जी जाते हैं तो भारतीयों के
प्रतिनिधि होकर के ही वहां जाते हैं, अर्थात भारत अपने अंतःकरण में लेकर के दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और ये एक संयोग है कि जो शासक वर्ग भारतवर्ष में था वही शासक वर्ग दक्षिण अफ्रीका में भी था, अंग्रेज थे। तो उनको दक्षिण अफ्रीका के अपने प्रयोगों के दौरान अंग्रेजों को अच्छी तरह समझने का अवसर मिलता है, उनकी कार्यप्रणाली को समझने का अवसर मिलता है, उनकी पूरी जो राजनीतिक सोच है उसको समझने का गांधी जी को अवसर मिलता है। इस सब के बीच गांधी जी वहाँ राजनीतिक पटल पर उभरते हैं और उन भारतीयों की वो सहायता करते हैं। जो बात मैं जोर देकर के कहना चाहता हूँ कि अपने उन तमाम प्रयोगों का जो गांधी जी ने वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में किए थे, उन सारे प्रयोगों को स्पुंजीभूत कर वो भारतवर्ष में आते हैं। 1914-15 में भारतवर्ष में बुलाया जाता है, आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले चाहते हैं, जो उस समय भारतवर्ष के सबसे बड़े राजनेता थे, सबसे प्रभावशाली राजनेता थे, उनके कहने पर गांधी जी भारतवर्ष में आते हैं और भारतवर्ष में फिर अपना राजनीतिक सांस्कृतिक काम शुरू कर देते हैं। इस पृष्ठभूमि में हमें ये समझना होगा कि दो बातें मैं आपसे जोर देकर के कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि आजकल हम लोग डिजिटल युग में कभी और अवसर मिला तो मैं आपके साथ बातचीत करूंगा कि डिजिटल होता क्या है, इसका हमारे लिए मतलब टीचर्स के लिए इसका प्रभाव क्या होगा। व्हाट इज डिजिटल and how can a teacher at the university level or at the college level, how can a teacher interact with this digital, उसको कैसे समझे वो, ये मैं कभी और आपसे बात करूंगा। अभी तो मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिजिटल युग में जो विमर्श है उसका स्वरूप छोटा हो गया, प्रयास किया जा रहा है। भारतवर्ष की तमाम विभूतियों में गांधी जी ऐसे हैं जिनके ऊपर हमला करना आसान नहीं है। इसलिए नहीं कि वो बहुत पावरफुल सशक्त आदमी थे, गांधी जी के पास एक नैतिक सत्ता थी, मॉरल अथॉरिटी। और आप नोट करिए, मैं सभी प्रतिभागियों से ये बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा जोर देकर के कहना चाहता हूँ कि शायद ही आज हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसके पास वो वाली मॉरल अथॉरिटी है जो गांधी जी के पास है, इसको मैं नैतिक सत्ता कहता हूं। इसके साथ ही एक चीज और गांधी जी के पास थी, वैयक्तिक आदर्श, पर्सनल आइडियोलॉजी। अपने व्यवहार में गांधी जी इतने खुले हुए हैं, बिल्कुल साफ, जैसे कहते हैं कि पानी के अंदर झांक करके आप उसकी तलहटी तक देख सकते हैं। गांधी जी के अंदर झांक कर आप उनके जीवन के हर पहलू को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। यही दोनों बातें, नैतिक सत्ता और वैयक्तिक आदर्श। मैं एक और इससे जुड़ी हुई बात है, तात्विक दर्शन, लेकिन उसकी बात में थोड़ा बाद में। ये दो बातें आजकल के उन लोगों को बहुत परेशान करती हैं, बहुत परेशान करती हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि इन दोनों बातों का जवाब कैसे दिया जाए, इनसे उलझा कैसे जाए, इनसे जिसको कहते हैं ना इंगेज कैसे किया जाए, अंग्रेजी का वर्ड इंगेज कैसे किया जाए, बड़ी मुश्किल होती है उनको इससे इंगेज करने में। बहुत कुछ व्हाट्सएप पे जो निकलता है, मैं उसका विवेचन भी करता हूँ, देखने का प्रयास करता हूँ कि जो बात गांधी जी के बारे में कही जा रही है जरा इसकी जांच परख की जाए। तो हर बार मुझे ये निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई देता है कि ये लोग उससे इंगेज नहीं कर पाते, इन दो बातों से बहुत परेशान है। ना तो इनके पास वो नैतिक सत्ता है और ना ही वो वैयक्तिक आदर्श है। वो पर्सनल बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स इनके पास नहीं है और जो मॉरल अथॉरिटी है वो भी इनके पास नहीं है। इस वजह से गांधी जी पर अनाप शनाप आक्षेप लगाते हैं और नक्शल में, जिसको कहते हैं कि निचोड़ उसका ये होता है, गांधी ने देश को बर्बाद कर दिया, गांधी के रास्ते पे चलने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे यही बात बताना चाहता हूँ कि गांधी, मैं ये नहीं कहना चाहता कि गांधी पर आपको चलना चाहिए, मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि गांधी का रास्ता है क्या। उसके बाद आप स्वयं निष्कर्ष निकालिए कि क्या उस रास्ते पर चलना ठीक है, क्या उस रास्ते पर चलना अभीष्ट है, क्या हमारा देश उस रास्ते से हट करके कहीं किसी ऐसे गंतव्य तक पहुंच सकता है
जो जहाँ हम जा रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा हो। आप स्वयं निष्कर्ष निकालिएगा, मैं आपको कोई निष्कर्ष नहीं दूँगा। अपनी मान्यताएँ गांधी जी के बारे में जो मेरी समझ है और जो गांधी जी का तात्विक दर्शन है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो आजकल ये जिसको जेन ज़ी कहते हैं, असल में जेन ज़ी गांधी से अप्रभावित नहीं है, गांधी को बुरा नहीं कहता है। हम बहुत सेलेक्टिवली जेन ज़ी का एक बहुत छोटा अंश, 0.0001% अंश को पूरे जेन ज़ी में व्याप्त कर देते हैं। हम ये कहने लगते हैं कि सारा जेन ज़ी यही है, सभी यही बात कहते हैं। सब गांधी का विरोध करते हैं, सब नहीं करते गांधी का। बहुत छोटा वर्ग है, और ये वो वर्ग है जो इस बात से बहुत अंदर से तकलीफ में है कि गांधी की मॉरल अथॉरिटी को वो चैलेंज नहीं कर पाता, गांधी के पर्सनल बिहेवियरल इंटीग्रिटी को वो चैलेंज नहीं कर पाता, और इसलिए वो गांधी को अनाप शनाप बातें कहना शुरू कर देता है, गाली देने लगता है, और फिर ये कहता है अरे भाई गांधी 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 तो बस बकवास है, हमें तो भाई दूसरे आदर्शों की तरफ चलना। आजकल एक और बात चलने की है प्रचलन में है, गांधी के मुकाबले सुभाष चंद्र बोस को खड़ा किया जाता है। तो कभी अवसर मिला तो इस पर भी आपसे चर्चा होगी कि गांधी और सुभाष के आपसी संबंध कैसे थे, और सुभाष के हृदय में गांधी जी के प्रति क्या आस्था थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अपने जीवन के आरंभिक दिनों में गांधीवादी नहीं था, और आज के जंजी की तरह मेरे हृदय में भी जो सोशल डिस्कोर्स था वो जैसा आज है ऐसा पहले भी था। सोशल डिस्कोर्स ये था कि गांधी जी ने बड़ा नुकसान कर दिया, गांधी जी ने ये कर दिया। गांधी, अगर आप मुझे अवसर दें तो मैं आपसे एक बड़ी कड़वी बात कहना चाहता हूँ, पंकज जी से आदेश लेकर के ही एक कड़वी बात कहना। सर असल में सर ये मत कहिए, आपको पूरी पूरी अथॉरिटी है, और आपको सुनना तो ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग को समय का बंधन ना हो तो आप तो सुनते ही रहें, और आप जिस बात को कहेंगे, मतलब मैं चूंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बातें मैं बाद में भी सुनता हूँ। जी जी भाई मैं अब धन्यवाद ही कर सकता हूँ आपका, आप ऐसा कह रहे हैं, पर कड़वी बात ये है कि देश के विभाजन के बाद एक भारतीय चिंतन धारा में एक धारा मुसलमानों के प्रति दुर्भाव की पनपने लगी थी, और गांधी को उस धारा के पुष्टिकरण के तौर पर गांधी को बुरा कहना, उस धारा के जिसको कहते हैं ना दार्शनिक आधार बना दिया गया। मैं इस पर बात करूंगा आपसे, क्या सचमुच ऐसा है? क्या इतिहास के जो तथ्य हैं वो हमें इस ओर ले जाते हैं? मैं इस पर आपसे बात करूंगा। तो जिस समय मैं बड़ा हो रहा था, जिसको कहते हैं ना कि किशोरावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया था, थोड़ा आगे बढ़ रहा था, ऐसी बहुत सी बातें हमें भी सुनने को मिलती थी, और मुझे भी ये लगता था कि गांधी दोषी है। एक 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 जिसको कहते हैं ना किशोर मन बाल मन की तरह सरल सहज नहीं रह जाता। किशोर मन में किशोर मन में एक जिसको कहते हैं जुगुप्सा पैदा होती है। वो बहुत कुछ अपने वातावरण, अपने परिवेश से इंटरैक्ट करना चाहता है। आप सब अपने अपने अगर अपने अतीत को आप खंगालें तो आप सब पाएंगे कि सबके साथ है, मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। वो अपने अतीत को जब आप अपने अतीत में जाएं और अपने किशोर अवस्था में पदार्पण के समय का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि वो उस समय के परिवेश से इंटरैक्ट करना चाहता है, उतना सहज सरल रहता नहीं है, जानना चाहता है। तो उस समय जो बातें जनमानस में आमतौर पर फैलाई जाती हैं उनसे प्रभावित भी होता है। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा गांधी जी से मुकाबला हुआ कब, when did I actually combated him, मेरी उनसे लड़ाई के साथ बातचीत शुरू हो गई। ये जिसको कहते हैं ना कि आज मुझे लगता है कि मैंने उनको सहज रूप से स्वीकार कर लिया, ऐसा है। I fought with him. I had to struggle. स्ट्रगल क्या थी मुझे, और ये होता है, इट हैपेंस, सभी के साथ ऐसा होता है कि किशोरावस्था के दिनों में
हमारे अंदर एक अभिलाषा होती है कि हमको जीवन का एक प्रशस्त मार्ग दिखाई दे, हम इधर चले, इधर बढ़ निकले, जो बाल मन में नहीं होता। बाल मन में तो लड्डू खेल रहे हैं, गोलियां खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, सरल स्वभाव है, हर एक के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, सभी हमारे अपने हैं, लड़ाई भी होती है आपस में, तब भी सब हमारे अपने हो जाते हैं। पर किशोर मन में हमारे अंदर ये अभीप्सा पैदा होती है कि हमें जीवन का, अब हम जीवन के किस रास्ते पर आगे चले। तो उस समय हमारे सामने भी एक प्रश्न था, और बहुत से प्रश्न चिन्ह जीवन के रास्तों पर चलते समय पैदा होते हैं। ये समझ में नहीं आता, चौरास्ते जिसे कहते हैं, हम चौरास्तों पर आ जाते हैं, ये समझ में नहीं आता किधर जाए। मेरे एक मित्र थे, मेरे बाल मित्र थे, आज भी वो मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने आपको बहुत सारी बातें, किसी के भी जीवन में इतने ऋण होते हैं, इतने तरह के ऋण होते हैं, अपने सहयोगियों के, सहपाठियों के, भाई बहनों के, माता पिता के, दोस्तों के, कि अगर आप अपने जीवन को अच्छी तरह उसका पुनरावलोकन करें, रीअप्रेजल करें, तो आप पाएंगे कि ये तो इन सारे ऋणों से मिल करके ही बना है। इसी को मैं डाइवर्सिटी कहता हूँ। डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस आपको इम्पैक्ट करते हैं, वो ये भी कर रहे थे। तो मेरे मित्र ने ये कहा कि ऐसे हम लोग अक्सर बातचीत करते थे, साथ बैठते थे। चाय तो नहीं पीता था उस समय, क्योंकि चाय पीने की आदत तो जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रिसर्च करने के लिए आया, उस समय मुझे चाय पीने की जरूरत पड़ी, और बताऊंगा कि किसी और समय की किस प्रसंग में मैंने चाय पीना शुरू किया। लेकिन मित्र लोग साथ बैठते थे, सिगरेट में पीता नहीं था, इसलिए मित्रता में अधिकतर बातचीत होती थी। तो संगीत के प्रति मेरी रुचि थी, तो हम लोग फिल्मी गाने सुनते थे और स्पोर्ट्स देखते थे, बातचीत करते थे। उस मित्र ने मुझसे ये कहा कि ऐसे अवसरों पर शायद हमें उन लोगों का चरित्र खंगालना चाहिए। अब जितनी स्पष्टता से इस वक्त मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, इतनी स्पष्टता से नहीं हुई थी वो बात। जाहिर है कि एक किशोर अवस्था में जिस तरह की भाषा होती है तरल भाषा होती है, उस तरल भाषा में उसने कहा कि बड़े लोगों के चरित्र को देखें कि जब वे ऐसे चौरास्तों पर पहुंचते हैं तो वे कौन सा रास्ता चुनते हैं, किधर जाते हैं। ये बात मुझे अपील करी। मैंने कहा कि हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो वी शुड डू दैट, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थॉट आई शुड डू दैट। तो मैंने उस समय जो उस समय जो हमारे अपने बुजुर्गों से सुना था, बड़े लोगों से मेरा मतलब यह है कि जो विभूतियां थी उनके बारे में सुना था, तो मैंने कोशिश की कि उनके विषय में मुझे पढ़ने को कुछ मिले। उन्हीं विभूतियों में मैं मेरे ग्रैंडफादर की लाइब्रेरी थी, और उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों की पुस्तकें रखी हुई थी। और जैसा कि उस समय के मध्यम वर्गीय बालकों के साथ होता था, हमारे भी ग्रैंडफादर हमसे कहा करते थे कि भाई अंग्रेजी किताबें जरूर पढ़ना, अंग्रेजी आनी चाहिए। तो वहां पे बहुत सी पुस्तकें रखी हुई थी। कुछ पुस्तकें जो मेरे ध्यान में आई, उनमें से ये कि वहां पे हिटलर की बायोग्राफी रखी हुई, मैन काफ, गांधी जी की बायोग्राफी रखी हुई थी, उनके कलेक्शन में थी। शेक्सपियर की पुस्तकें थी, और महामना मदन मोहन मालवीय पर एक छोटी पुस्तक थी। एक पुस्तक महर्षि अरविंद पर भी थी। तो मैंने सबसे पहले महामना मदन मोहन मालवीय की पुस्तक उठाई, उनके विचारों पर एक छोटी सी पुस्तक, उसको पढ़ना शुरू किया। उसके कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि, और गांधी की बहुत चर्चा होती थी, मेरे परिवार में गांधी की बहुत चर्चा होती थी, गांधी जी की बातों पर। और ऐसे ये बड़ा सुखद संयोग है कि परिवार के कुछ सदस्य जो हैं वे गांधी जी के संपर्क में भी आए थे, उन्होंने गांधी जी को देखा था, तो वे बात करते थे। मेरी नानी मुझे एक प्रसंग सुनाती थी गांधी जी का, आपके साथ साझा करना चाहिए। उनके फादर स्टेशन मास्टर थे। यूपी में एक छोटा सा स्टेशन होता है बेलोनिया। गांधी जी एक ट्रेन से सफर कर रहे थे, बेलोनिया स्टेशन पर उनकी गाड़ी खराब हो गई, इंजन खराब हो गया। तो उस समय तो इंजन का रिप्लेसमेंट जरा मुश्किल से होता था, दूर से आना होता था, तो गांधी जी को वहां रुकना पड़ा। और उस
वो जगह इतनी छोटी थी कि वहाँ एक ही अच्छा घर था, स्टेशन मास्टर यानी पक्का घर था। तो गांधी जी उस स्टेशन मास्टर के घर पे यानी हमारी नानी के पिता के घर पे आए। कस्तूरबा भी थी उनके साथ। और नानी हमारी ये बताती है कि हमने उनको भोजन परोसा। और एक प्रसंग जो बार बार बताती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमसे ये कहा कि बिटिया, ये जो रेशमी साड़ी पहने हो, तो उस समय की महिलाएं साड़ी ही पहनती थी। जो बच्चियां भी 12-13 वर्ष की बच्चियां भी साड़ी में आ जाती। तो बिटिया, ये जो साड़ी पहने हो ये तो विदेशी है, तो इसको तो हमें होम कर देना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि 12-13 वर्ष की बालिका के लिए साड़ी कितनी, एक विदेशी साड़ी, रेशमी साड़ी कितनी महत्वपूर्ण। लेकिन फिर वो ये कहती हैं कि अगले दिन स्टेशन मास्टर के घर के बाहर प्लेटफॉर्म के पास विदेशी सामानों की एक होली जलाई गई। और कहने लगे, मैंने भारी मन से ही, पर मुझे लगा कि अगर बापू ने कहा है तो मुझे ये करना चाहिए। वो ये बात बहुत रोचक तरीके से बताती थी कि मैं गई और झिझकते हुए मैंने वो साड़ी उसमें डाल दी। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ सदस्य मेरे घर के ऐसे थे जो गांधी से, तो मुझे गांधी जी की बायोग्राफी रखी वो भी देखने को मिली। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और दिस मस्ट बी व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। मुझे ये लगा कि जिन चौरास्तों पर मैं रास्ते की तलाश कर रहा हूँ, वैसे चौरास्तों से गांधी जी भी गुजरे। बस मेरी रुचि बढ़ गई। मैंने थोड़ा सा और उनको खंगाला, थोड़ा और खंगाला, और पुस्तकें भी पढ़ी। महर्षि अरविंद को भी पढ़ा। मुझे थोड़े दुरूह लगे महर्षि अरविंद। उनके जो दार्शनिक तत्व थे वो उस समय मेरी समझ में नहीं आए, पर फिर भी मैं उनको थोड़ा पढ़ता रहा। गांधी जी को पढ़ा तो मुझे लगा ये तो बड़ी आसानी से समझ में आ रहे हैं। इस तरह मेरा परिचय गांधी जी से हुआ। हम लोग, जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा था वो ये कि गांधी जी भारतीय अस्मिता के प्रतीक हैं। ये बात तो हम सभी मानते हैं, पर वो एक तात्विक दर्शन और उससे संबद्ध नैतिक और वैयक्तिक आदर्श के भी प्रतिनिधि हैं। इस बात से शायद अधिक लोग परिचित नहीं होंगे। असल में गांधी जी के समय में, यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, गांधी जी उदारवाद और समुदायवाद की जो महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियां हैं उनको अपने व्यवहार में समाहित करते हैं। यानी लिबरलिज्म और कम्युनिटेरियनिज्म, ये जो समुदायवाद है इसका अंग्रेजी अनुवाद है कम्युनिटेरियनिज्म, कम्युनिटी। ये कम्युनिटेरियनिज्म आपकी समझ में आएगा यदि मैं आपको दो एक उदाहरण दूं। आपने नोट किया होगा कि गांधी जी से के विषय में चर्चा करते हुए हमें बहुत से आश्रमों का परिचय मिलता है। साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम, कोचरब आश्रम। ये आश्रम है क्या? ये है गांधी जी के कम्युनिटेरियन कॉन्सेप्ट का, या साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम, ये है गांधी जी के कम्युनिटेरियन कॉन्सेप्ट का व्यवहार में परिवर्तन। गांधी जी का यह मानना था, और ये तात्विक दर्शन उन्होंने टॉल्स्टॉय से लिया था। टॉल्स्टॉय का यह कहना था कि मनुष्य समुदाय के रूप में ही सबसे सार्थक जीवन व्यतीत कर सकता है। मोटा मोटा मैं उसके दार्शनिक तत्वों की विवेचना नहीं इस समय करना है, क्योंकि हमारा आपका चर्चा के विषय टॉल्स्टॉय नहीं, गांधी जी। टॉल्स्टॉय का ये कहना गांधी जी को बहुत अच्छा लगा कि समुदाय के रूप में ही सबसे अच्छा फलीभूत होता है व्यक्ति का जीवन, समाज का जीवन। इसलिए गांधी जी ने उस कम्युनिटेरियनिज्म को, समुदायवाद को व्यवहार में परिवर्तित किया, आश्रमों की स्थापना कर, जहां सब लोग साथ रहते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, वगैरह वगैरह। मैं गांधी जी के आश्रम पर इस समय नहीं आपसे बात करने जा रहा, पर तो गांधी जी की जो नैतिक आदर्श हैं और वैयक्तिक आदर्श हैं
और जिस फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग को गांधी जी ने पाया अपने अंदर, भारतीय इस दार्शनिक चिंतन की कुछ पुस्तक बहुत बहुत अधिक बहुत गहरा अध्ययन नहीं किया था गांधी जी, लेकिन जो विलक्षण प्रतिभा थी गांधी जी के अंदर ये थी कि वो तात्विक दर्शन के मीमांसा से अधिक उसके व्यवहार में उपयोग में आने वाले आदर्शों को बड़ी आसानी से बाहर निकाल लेते थे, बड़ी आसानी से बाहर निकाल लेते थे, उनको समझते थे, उनका उपयोग करते थे। तो जब ये उदारवाद, लिबरलिज्म, आज लिबरलिज्म पर सबसे ज्यादा अटैक होता है, महामहिम ट्रंप महात्मा महोदय जो है वो लिबरलिज्म पर ही अटैक कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में भी लिबरलिज्म पर बहुत अटैक होता है, पर गांधी जी उस उदारवाद, लिबरलिज्म और कम्युनिटेरियनिज्म, इन दोनों की जो महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियां हैं उनको अपने तात्विक दर्शन में समाहित करते हैं। और अद्भुत है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब वैश्विक पटल पर गांधी जी का यह आदर्श क्रियान्वित होना आरंभ करता है तो सारा विश्व यही बात गांधी जी को अन्य विभूतियों से अलग करती है। सारा विश्व एक मुदित स्तब्धता की स्थिति में आ जाता है। ये शब्द मैं क्वाइन करता हूं, मुझे लगता है और किसी तरह से मैं इसकी व्याख्या कर नहीं सकता। मुदित स्तब्धता, इनैमर्ड स्ट्यूपर अंग्रेजी का वर्ड, यानी गांधी जी के इस तात्विक दर्शन से उदारवाद और समुदायवाद की अंतर्दृष्टियों को समाहित करने और भारतीय दर्शन की जो अंतर्दृष्टियां हैं उनको व्यवहार में ला करके जो गांधी जी अपना तात्विक दर्शन पैदा करते हैं, उसके मूल तत्वों को जब वो क्रियान्वित करना शुरू करते हैं और वैश्विक पटल पर उनका आविर्भाव होता है तो दुनिया एक इनैमर्ड स्ट्यूपर की स्थिति में मुदित हो जाती है और स्तब्ध हो जाती है। उनको लगता है ये क्या हुआ, दिस हैज नेवर हैपेंड, इसके पहले कभी नहीं, दिस हैज नेवर हैपेंड, इसके पहले कभी हुआ ही नहीं। ये एक बहुत ही बड़ी गांधी जी की, जिसको मैं कहता हूं कि एक बिल्कुल जिसको कहते हैं अलग से पहचान। ये पहचान मुझे किसी और दूसरे ऐसे राजनेता में या ऐसे दार्शनिक में, व्यवहार में, जो दर्शन चिंतन व्यवहार में आ जाता है उसमें देखने को नहीं मिली जो गांधी जी ने। और पहले दक्षिण अफ्रीका में और फिर अपने परिवर्तित रूप में भारतवर्ष में, क्योंकि जब भारतवर्ष में आते हैं तो इसको थोड़ा परिमार्जित करते हैं, परिवर्धित करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, यानी परिमार्जित इसलिए करते हैं कि भारतीय परिस्थितियां और दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों में थोड़ी भिन्नता है, तो दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों के अनुरूप जो कुछ उन्होंने तात्विक दर्शन वहां पैदा किया था उसमें थोड़ा परिमार्जन भारतवर्ष में आकर के करते हैं और उसको परिवर्धित भी करते हैं। उसको जिसको कहते हैं कि मतलब अगर आप अंग्रेजी में इसको कहें तो मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा कि वो इसको रीफ्रेज करते हैं, रीफ्रेम करते हैं, और भारतवर्ष में फिर वो आकर के इसका अपना उपयोग शुरू कर देते हैं। भारतवर्ष में जब गांधी जी आते हैं और सक्रिय राजनीति में उतरते हैं तो एक आकाश बिजली की तरह भारतीय राजनीतिक पटल पर कौंध जाते हैं। अगर मैं थोड़ा उत्तेजित होकर के बात कह रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि मैं उस तात्विक दर्शन की गहराइयों में मैं कैसे उतरना चाहता हूं, आपको भी ले जाना चाहता हूं। I want you to proceed your journey into that। भारतवर्ष में जब वो राजनीतिक पटल पर उभरते हैं तो ये उनका सक्रिय राजनीतिक दर्शन है, यानी एक्टिव पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ये पैसिव पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है। हालांकि गांधी जी पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मैं उस पर आऊंगा, बट दिस इज एन एक्टिव पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये बड़े मजे की बात है कि जिसको पैसिव पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं सारी दुनिया की नजरों में वो एक्टिव पॉलिटिकल फिलॉसफी, एंड इट डिसेंड्स ऑन दिस कंट्री like
लाइटनिंग, लाखों वोल्ट की बिजली की तरह टौंक जाता है सारा भारत, चमक जाता है। हतप्रभ नहीं होते लोग, उस प्रकाश में दीप्यमान हो जाते हैं, जगमग हो जाते हैं। ये है गांधी। वो डराता नहीं, जगमग करता। सदियों से विभाजित, जातिवादी, जड़, स्वार्थी, हतोत्साहित, भीरू भारतीय जनता में ये दर्शन बिजली की तरह कौंधता है और जादू कर देता है। 1917 में सरोजनी नायडू गांधी जी के साथ एक यात्रा पर साथ साथ चल रही थी। उन्होंने गांधी जी से बातों गांधी जी बहुत सरल सहज व्यक्ति थे, जिसको कहते हैं इजीली एक्सेसिबल। तो उन्होंने गांधी जी से ये प्रश्न पूछा कि बापू, हमको ये बताइए कि एक वर्ष के अंदर ही ये भारतवर्ष बदल कैसे गया? इतना उत्साह, इस सदियों से डरी सहमी जातिवादी व्यवस्था, भारतीय सामाजिक व्यवस्था इतनी ऊर्जा से कैसे भर गई? कोई और राजनेता होता बड़ी बड़ी बातें करता, क्या क्या गे मांगता, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये ले आया, मैं वो ले आया, मैंने इनको पकड़ कर कहां पहुंचा दिया। गांधी जी का उत्तर जो है, गांधी जी का उत्तर हमें तो निरुत्तर कर देता है, हो सकता है आपको निरुत्तर कर दे। गांधी जी का उत्तर था सरल सहज, बिल्कुल एक शब्द में कुछ नहीं किया। सरोजनी, मैंने अपनी जनता के हृदय से डर निकाला, मैंने अपनी जनता के हृदय से डर निकाला। ये है वो जादू जो गांधी जी करते हैं। ये जादू है, और डर ही राजनीति का सबसे, जिसको कहते हैं कि एटॉमिक वेपन है। एवरी पॉलिटिकल सिस्टम, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स, मुझे मालूम है कि जब ये बात मैं कहूंगा तो बहुत से आप जैसे लोग थोड़ा चौंकेंगे, बट ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स, they have a fundamental objective notion to instill some kind of fear in their people. Sometimes fear of Muslims, sometimes fear of poverty, sometimes fear of hunger. Is a fear, डर. They instill fear in you. All political systems, not only in India, all over the world. जो लोग पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस के भी शिक्षक हों, बट देयर इज नो पॉलिटिकल सिस्टम इन दिस वर्ल्ड, चाहे जितना लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम, इंग्लिश लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिकन लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम। आज अमेरिका में क्या हो रहा है? व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज दिस? ट्रम्प कहता है अगर ये इमिग्रेंट्स आए तो तुम्हारी रोजी रोटी छिन जाएगी। दैट इज द काइंड ऑफ फियर। फियर, किसी न किसी तरह का डर। एक ही पॉलिटिकल सिस्टम है, एक ही पॉलिटिकल फिलॉसफी है, गांधीयन फिलॉसफी, which takes away, इसको कहते हैं which drives away fear from you। कितनी सरलता से गांधी जी ने ये बात की कि मैंने यहीं पर मैं एक डाइवर्जन लेता हूं, डर की बात कर लूं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाई मैं थोड़ा भावावेश में सब बातें करने लगता हूँ, मुझे थोड़ा अगर आपको यदि ऐसा लगे कि मैं थोड़ा मतलब मैं जनरली स्पीकर को अपनी बातों पे इम्पैक्टेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा जिसको कहते हैं ना न्यूट्रल होकर के बात करनी चाहिए, बट मैं
मैं इसे अपनी कमजोरी मानता हूँ। आई गेट इम्पैक्ट। तो शा अगर आपको ऐसा लगे कि शायद मुझे लगता है सर, ये मतलब मैं जब आप जो ये कह रहे हैं ना, तो मैं भी ये महसूस करता हूँ, ये कुछ जादू है। जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार का भाव आ जाता है। जी। तो मैं डर की बात कर लूं पहले। जी। और गांधी जी केवल यहाँ नहीं रुकते कि मैंने डर निकाल दिया, यानी मैं किसी से डरता नहीं हूं, किसी को किसी से नहीं डरना चाहिए। पर इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, उस समय नहीं जोड़ते जब सरोजनी जी से बात कर रहे हैं, उस समय नहीं जोड़ते, लेकिन आगे चल करके इसमें एक बात जोड़ते हैं। मुझे सबसे पहले ये बात जब पढ़ने को मिली, तो वो प्रसंग भी मैं आपको बता दूं। गांधी जी यरवदा जेल में अरेस्ट हो गए, 1930s की बात है। और पढ़ने लिखने की सामग्री अंग्रेजों की बड़ी अच्छी बात थी कि प्रोवाइड की जाती थी वहां, भाई पढ़िए लिखिए अगर आप। तो गांधी जी के पास भी पढ़ने लिखने की सामग्री थी। तो गांधी जी के आश्रम के जो लोग थे, उन्होंने कहा बापू, पहले वो प्रार्थना सभा हुआ करती थी वहां, शाम को हर दिन सब लोग मिलते थे। वही वही दरअसल जो प्रार्थना सभा है, वही कम्युनिटेरियनिज्म का सबसे प्रभावी भाग था। यानी सब साथ बैठते थे। और मेरे पास अब मैं यहाँ से उठना नहीं चाहता, वरना अपनी लाइब्रेरी यहीं पास में मेरी, मैं दिखाऊंगा आपको पुस्तक, जिसमें गांधी जी की प्रार्थना सभा में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। उसमें हर भाषा, हर धर्म की प्रार्थनाएं हैं। तो कभी ज़ेंदवेस्ता से पढ़ रहे हैं, कभी कुरान से पढ़ रहे हैं, कभी बाइबल से पढ़ रहे हैं, कभी उपनिषद से पढ़ रहे हैं, कभी वेदों से पढ़ रहे हैं। एक जिसको कहते हैं डाइवर्सिटी, जिसे मैं कहता हूँ, गांधी जी के अंदर मौजूद थी। तो वो उस प्रार्थना सभा में तो प्रसंग ये था कि ये बात मुझे कैसे सबसे पहले, कहाँ से मुझे सबसे पहले, तो प्रार्थना सभा में गांधी जी अपने यरवदा जेल में है, तो प्रार्थना सभाएं होती है नियमित रूप से। गांधी जी नहीं आते उसमें, भाई जेल में है। तो जो प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं वहां आश्रम के लोग, उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा कि बापू, ये बापू संबोधन जो है, शायद आप इससे परिचित हो। ये गुजरात में एक जिसको कहते हैं ना, एक एल्डर को बापू कहते हैं। तो ये गुजराती शब्द है बापू, एल्डर्स के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अपनी वय से थोड़े बड़े, 40-35-40 के वय में जब आदमी आ जाता है, तो बच्चे और छोटे किशोर अवस्था के लोगों में बापू कहना चाहिए, इसलिए वो बापू है। तो उन्होंने पत्र लिखा कि बापू, प्रार्थना सभा में तो आप नहीं आ पाते, लेकिन आप प्रार्थना सभा के लिए संदेश तो भेज सकते वहां से। तो गांधी जी ने कहा, अच्छा, मैं नियमित हर दिन तो नहीं भेजूंगा, पर सप्ताह में एक बार मैं संदेश भेजूंगा। तो गांधी जी ने वो संदेश नियमित रूप से भेजने शुरू किए। उन संदेशों का बाद में एक संकलन हुआ, छोटी सी पुस्तक, 40 पृष्ठ, 42 में। उस पुस्तक का नाम है मंगल प्रभात। मंगल प्रभात जी। मैं आग्रह करता हूं कि मुझे तो चार आने में मिली थी बहुत पहले मैंने साबरमती आश्रम से खरीदी, हो सकता है 2 रुपए की होगी, उससे अधिक नहीं है। नवजीवन प्रेस से निकली है जी। अगर आप अमेजोन पे डालें, अब तो अमेजोन पे बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध, डालिए मंगल प्रभात, आपको मिल जाएगी। मेरा आग्रह है कि पुस्तक खरीदिए और उसे पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, आराम, 40 पृष्ठों की पुस्तक। उस पुस्तक में गांधी जी के संदेशों में एक संदेश है जिसका टाइटल है अभय। तो जिस डर की बात उन्होंने सरोजिनी नायडू से की, उसका विस्तार किया उन्होंने, यानी उसको उन्होंने परिवर्तित किया। जो शब्द अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे इसके पहले, गांधी जी साउथ अफ्रीका के अपने अनुभवों को परिवर्तित कर, उसको उन्होंने परिवर्तित किया। और परिवर्धन में उन्होंने ये कहा कि केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि हमारे मन से डर निकल जाए, ये अधूरी बात। गांधी लिखते हैं कि पूरी तब होगी जब हमारे व्यवहार और विचारों से किसी के हृदय में डर की उत्पत्ति न हो। यानी हमारा व्यवहार ऐसा हो, हमारे विचार ऐसे हो कि जब वे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे तो उसके हृदय में डर की उत्पत्ति न हो। ये है अभय। मैंने
इससे ज्यादा सशक्त और इतना सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन कभी नहीं पढ़ा। बिल्कुल थोड़ा ही पढ़ा है, बहुत नहीं पढ़ा है बिल्कुल। पर ये बिल्कुल मतलब ये बड़बोलापन मैं नहीं करना चाहता कि मैं बहुत पढ़ा, थोड़ा दार्शनिक चिंतन पढ़ा है भारत का, पर इतना सशक्त और इतना सूक्ष्म और इतना लघु, इतना छोटा, इतने जिसको कहते हैं गागर में सागर। और जब अपने व्यवहार में आप ये बात ले आइए कि आपकी बातों से, आपके व्यवहार से दूसरे के हृदय में डर नहीं पैदा हो, तब आप भी समझ में आता है कि अभय का असली अर्थ क्या है। छोटे छोटे उदाहरण हैं, दैनिक जीवन से छोटे छोटे उदाहरण। घर में कुछ लोग काम करते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों में काम करने वाले लोग बर्तन भी साफ कर देते हैं, घर की सफाई में और दूसरे कामों में भी सब लोग। 30-35 वर्ष की सहयोग करने वाली महिला है, उसके हाथ से कप टूट जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है। आप यकीन करिए कि 99.9% लोगों के हृदय में ये भाव है, अरे यार क्या कर दिया, है ना। और केवल इतना कहने से ही उसके हृदय में भय उत्पन्न होता है, देखो मुझसे गलती हो। एक बार सायास का मतलब है बाय एफर्ट। एक बार सायास अपने हृदय, अपने चेहरे पर यह भाव मत लाइए कि कोई बड़ी गलती, कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है ना। एक भाव ये है, अरे चाहे आप डांटे नहीं उसको, अरे यार। और एक ये, कोई बात, आप मेरे चेहरे का भाव देखिए, अरे यार कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं से उसके हृदय में जो अभय उत्पन्न होता और अपनी गलती के प्रति सुधारने का जो भाव उत्पन्न होगा, वो अरे यार से नहीं पैदा। यह है गांधी जी का अभय। जब आप अपने जीवन में व्यवहार में लाइए तब समझ में आता है कि कितना सूक्ष्म तात्विक दर्शन है। खैर, तो हम लोग अब गांधी जी की विमर्श की कुछ आधार में, हम लोग के पास समय अब 15 मिनट ही बचा है। पंकज जी 15 मिनट है जी सर। 2 मिनट में आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, 17, बिल्कुल 11-17 तक। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एकदम से मुझे ये लगने लगा कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था। नहीं सर, कहिए, बिल्कुल कहिए। और सर मैं कहता हूँ कि आप हम लोगों के प्रश्न बाद में करेंगे तो कभी भी कर लेंगे, किसी और सत्र में हम लोग बात कर सकते हैं इसमें। प्रश्न जरूर मैं चाहूंगा। जी। तो अब मैं 4-5 बड़ी जो मतलब मेरी समझ से उठी है वो बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने पावर पॉइंट नहीं दिखाया। हमारा पावर पॉइंट में फिर हमारा जो सीधा बातचीत हो रही है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे व्यवधान होगा। सबसे पहली बात जो गांधी विमर्श, जिसको मैं गांधी विमर्श की आधारभूमि कहता हूँ, वो ये है कि ज्ञान मीमांसा की सबसे पहले जो गांधी जी ने बात समझी वो ये थी कि ज्ञान मीमांसा की जो पाश्चात्य पद्धति है वो भारत के लिए अनुपयोगी है। बहुत बड़ी बात। ज्ञान मीमांसा की जो पाश्चात्य पद्धति है, यानी अगर इसे अंग्रेजी में कहें तो जो वेस्टर्न मेथड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी है वो यूजलेस। ये एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी होता है, देखिए ज्ञान हमारे पास दो तरह से आता है। ज्ञान आता है प्रयोग में, व्यवहार में लाने योग्य स्वरूप, और ज्ञान कहां से व्युत्पत्ति हो रही है इसकी, वहां से भी ज्ञान आता है। तो एपिस्टेमोलॉजी है कि इस ज्ञान का आधार क्या है, ये कहां से बना है, फ्रॉम वेयर हैज इट कम, ये ओरिजिनेट कहां से हो रहा है। आप सब टीचर्स हैं, है ना पंकज जी? हम लोग टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं। जी सर। एक बात मैं आपके साथ साझा करूं। हम लोग क्लास में जाते हैं, लेक्चर देना शुरू करते हैं, कभी
कभी भी हम ये चर्चा नहीं करते अपने विद्यार्थियों से कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसका ओरिजिन क्या है, फ्रॉम वेयर हैज इट ओरिजिनेटेड, ये कहां से ओरिजिन है इसका। बहुत सी बातें हम बताते हैं, हिस्ट्री की क्लास में बैठते हैं, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बैठते हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठते हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज की बात शुरू कर देते हैं, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बैठते हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज हिस्ट्री में बैठते हैं, तो कभी रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, कभी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, पर ये कभी नहीं बताते अपने विद्यार्थी को व्हाट इज द बेसिस ऑफ ऑल दिस, ये हमें कहां से मिला, इसका आधार क्या है ना। तो अगर हम उनको ये बताएं तो हम उनको एपिस्टेमोलॉजी में ले जाएंगे। तो गांधी जी जो बात बहुत जोर देकर कहते हैं कि जो ज्ञान मीमांसा की यानी वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी की पद्धति है वो भारतवर्ष के लिए अनुपयोगी, ये बहुत बड़ी बात है। और हम आपको एक बात बता दें, बहुत लोग भारत का डंका पीटते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यह बात कहते हुए हिचक जाते हैं कि जो वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी है वो हमारे लिए अनुपयोगी है। मैं इस पर आगे आऊंगा, पहले मैं आपको विमर्श की आधारभूमि के जो 4-5 तत्व हैं उन पर बात करूं। दूसरी बात बहुत बड़ी बात, गांधी जी कहते हैं कि वैचारिक सुसंगति की शर्त व्यर्थ है। वैचारिक सुसंगति की शर्त व्यर्थ है, यानी अंग्रेजी में अगर इसे कहें तो आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस की जो कंडीशन है वो फ्यूटाइल है। It is not necessary for you to be ideologically coherent all the time. और मुझे लगता है कि ये तो भारतीय दार्शनिक परंपरा की जो बिल्कुल कहते हैं निचोड़ है, तो गांधी जी ने पता नहीं गांधी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो बिब्लिकल है, बाइबल की लैंग्वेज है। ये बहुत आप पढ़ें तो आप all the works that talk about Gandhi's language, they tell you about this. गांधी जी biblical language। बाइबल क्या है? बाइबल क्या है? बाइबल is a collection of parables। बाइबल जो है वो पैराबल क्या है? पैराबल है इसको हितोपदेश कहते हैं। पैराबल है पंचतंत्र। अगर आप पंचतंत्र से परिचित हो तो पैराबल पंचतंत्र है। पंचतंत्र क्या है? एक राजा के 4 बेटे हैं, मूर्ख हैं, महामूर्ख। कोई भी टीचर उनको कुछ भी नहीं सिखा पाता। ढिंढोरा पीटता है कि भाई कोई इन बच्चों को अगर पढ़ा देगा तो उसको मुंह मांगा इनाम दे। सुदर्शन शर्मा नाम के व्यक्ति राजा के दरबार में पदार्पण करते हैं, कहते महाराज पढ़ा दूंगा, पर शर्त मेरी ये है कि मैं और बच्चे। तो कहते ठीक है, तो उन बच्चों के साथ एक बाग में जंगल में बैठते हैं। कहते पढ़ाने वढ़ाने नहीं आया हूं कि तुम्हारे पिताजी हैं मूर्ख, जो कोई समझ रहे हैं कि हमने तो तुम्हारे खेलने आया हूं। एक कहानी सुनाता हूं। जाहिर है कि हर बच्चे के हृदय में कहानी के लिए उत्सुकता पैदा होती है। पहली कहानी कि लघुपतनक नाम का एक चूहा था, चूहों का सरदार था। आपने भी पढ़ी होगी पंचतंत्र, सभी ने, अगर नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ी। लघुपतनक और चित्रग्रीव नाम के 2 मित्र थे। चित्रग्रीव हिरणों के झुंड का सरदार था और लघुपतनक चूहों का सरदार। लघुपतनक अपने बिल में रहता था और चित्रग्रीव जंगल में रहता था। यहां से कहानी शुरू। फिर वो पूरी कथा बताते हैं कि चित्रग्रीव कैसे बहेलिए के जाल में फंस जाता है। उसके बाद नहीं सॉरी, चित्रग्रीव कबूतरों का सरदार है, हिरण्याक्ष है वो दूसरा प्रसंग में। चित्रग्रीव कबूतरों का सरदार है, तो कैसे कबूतर लालच में आकर के दाने के लाले वो मना करता है, मैं यहाँ नहीं बैठना, ये दाने ऐसे नहीं अनायास नहीं जंगल में फैले हुए हैं, पर कबूतर मानते नहीं, नीचे उतरते हैं, जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद चित्रग्रीव कहता है कि देखो मुश्किलों से बाहर निकल ले,
का सबसे सहज सरल उपाय है संवेद प्रयास। लेट्स ऑल वर्क टुगेदर। तो एक साथ जोर लगा करके उड़ो, हम लोग ये जाल उखाओगे। सब एक साथ जोर लगाते हैं, जाल उखड़ जाता है, जाल के साथ में उड़ जाते हैं। फिर वो कहता है कि ऐसे विपदा के समय में मित्र सहायता करता है। मेरा मित्र है, उसका नाम है लघुपत्नक, चूहों का सरदार है। उसके दिल के पास जाते हैं, वहां बैठते हैं, जाल काट देता है। जाल काट करके लघुपत्नक कहता है कि देखो सरदार की बात हमेशा माननी चाहिए। अब देखिए इसमें पैराबल क्या है? पैराबल है साझा प्रयास, बड़े की बात मानना, मित्र की सहायता। दिस इज पैराबल। मैं एक्चुअली आपको पैराबल बता, पैराबल्स। बाइबल इज अ कलेक्शन ऑफ पैराबल्स। गांधी जी इज ए मास्टर ऑफ पैराबल्स। तो वो पैराबल में बातें करते हैं। गांधी जी कहते हैं, इसको कहते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस है उसकी कंडीशन फ्यूटाइल है। वैचारिक सुसंगति की शर्त व्यर्थ है। यानी आपके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप सारे समय वैचारिक सुसंगति, क्योंकि विचार निरंतर निरंतर हर पल विकसित होते हैं। They are in a state of incremental advance, continuous advance। इसलिए जो भी भाई गांधी जी ने वहां पे ये कहा, फिर ये कह दिया, कहते हैं ये कोई वैचारिक सुसंगति की शर्त लगाना हमारे ऊपर ठीक नहीं, भारतवर्ष के लिए भी ठीक नहीं। तीसरी बात, सक्रियतावादी वैचारिक दर्शन है, निष्क्रिय वैचारिक दर्शन। सक्रियतावादी वैचारिक दर्शन, राजनीति की गहरी समझ, गहरी समझ, इतनी गहरी समझ बहुत कम लोगों को देखने। फिर गांधी जी का प्रयास क्या है? व्यक्तियों और मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट जीवन पद्धति की खोज। ये है निचोड़। व्यक्तियों और समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट जीवन पद्धति की खोज, यानी सर्च फॉर द बेस्ट वे ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल्स एंड ह्यूमन सोसाइटी। तो कहते हैं किसी एक रास्ते की बात अगर मैं करूं तो हो सकता है वो सर्वोत्कृष्ट ना हो, तो निरंतर। इसीलिए गांधी जी, मैं हमेशा गांधी जी की वैचारिक प्रवाह को मैं अनवरत वैचारिक प्रवाह कहता हूं। वो ठहरे हुए नहीं, बहते हुए पानी है हर समय। तो जब मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट जीवन पद्धति की वो खोज करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है ना। फिर गांधी जी कहते हैं कि जो धरोहर के नैतिक मूल्य हैं और जो सामाजिक विचार परंपरा है, यह पर्याप्त, यह पर्याप्त। आपको निरंतर इसमें परिवर्धन करना पड़ेगा, तभी आप सर्वोत्कृष्ट जीवन पद्धति की खोज कर पाएंगे। इसलिए भारतीय धरोहर और भारतीय नैतिक परंपरा को वो निरंतर उस पर चिंतन करते रहते हैं, इसकी एनालिसिस करते रहते हैं, उसका विश्लेषण करते रहते हैं और उससे निष्कर्ष निकालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गांधी जी ने दो ही बड़े निष्कर्ष निकाले इतने लंबे जीवन में, इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा में, इतने लंबे चिंतन के बाद। हम सब उन निष्कर्षों से परिचित हैं और हम सब जानते हैं कि उनके वे जिसको कहते हैं ना कि शाश्वत मूल्य, सत्य और अहिंसा, ये शाश्वत मूल्य। सत्य की मैं व्याख्या नहीं करने जा रहा इस समय, अहिंसा की भी व्याख्या नहीं करने जा रहा, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि समाज की अधिकतर परेशानियां अहिंसक होने से पैदा होती, हिंसक होने से पैदा होती। तो गांधी जी बार बार कहते हैं कि जो धरोहर के नैतिक मूल्य हैं और सामाजिक विचार परंपरा है वो हमारे लिए पर्याप्त है, इसका निरंतर परिवर्तन करते रहना चाहिए। और सत्य की पहचान की यात्रा में विषम परिस्थितियां आती हैं, उनसे हमें, उनके सम्मुख हमें आना ही चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम विषम परिस्थितियों के सम्मुख ना आए। कभी गांधी जी ने अपने लोगों से ये नहीं कहा कि इन विषम परिस्थितियों से हमें निपटना नहीं चाहिए। कैसी भी जटिल परिस्थिति हो उससे निपटने की है क्या? ना तो
गांधी जी का बोध भगवान बुद्ध का बोध है। आप जानते हैं ना भगवान बुद्ध का बोध क्या है? बताऊं पर ना तो भगवान बुद्ध का बोध है और ना ही आर्किमिडीज का यूरेका है, पालिया पालिया पालिया। गांधी जी का सत्य व्यवहार योग्य सत्य, निरा कोरा सत्य नहीं है, व्यवहार योग्य सत्य और ऐसा सत्य है शाश्वत। यही है गांधी जी की पहचान, यही है। मुझे लगता है अगर गांधी जी तो जेन जी बेचारा समझता नहीं है, छोटा वर्ग 0.0001% वर्ग को हम आरोपित कर देते हैं पूरे जनजी पे, पर जो वर्ग गांधी जी का के बारे में इस तरह की बातें करता है वो ये समझता नहीं कि असल में ये है, दिस इज व्हाट इज गांधी, है ना। और इसीलिए गांधी जी अपने पूरे जीवन को सत्य के प्रयोग की एक अनवरत श्रृंखला को समर्पित करते हैं। He dedicates his life, complete life, an entire life, dedicated to a continuous series of experiments with truth. गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है माई एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स गांधी जी ने आर्किमिडीज की तरह ये नहीं कहा पालिया यूरेका। आप तो तुम जानते हैं ना आर्किमिडीज ने जब व्हेन ही नोटेड कि अरे उतना ही पानी जितना मेरा शरीर उसमें तैर रहा था उतना ही पानी निकला, वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा। ग्रीक फिलोसोफर था, ग्रीक एक्सपेरिमेंटलिस्ट था। यूरेका ग्रीक लैंग्वेज में उसका अर्थ है पालिया पालिया। भगवान बुद्ध का बोध, भगवान बुद्ध को बोध प्राप्ति हो गई। उनके अनुयायियों ने कहा भगवान हमें भी बताइए ये बोध है क्या। उन्होंने कहा ठीक है। एक समय नियत हुआ, तिथि नियत हुई। जैसे ही अनाउंस हुआ कि भगवान बुद्ध उस दिन अपने बोध के बारे में बताएंगे, सारी प्रकृति हर्षित हो गई, उल्लसित हो गई, चिड़ियां चहचहाने लगी, फूल खिल गए, फलों से पेड़ लद गए। भगवान बुद्ध आकर के बैठे, नेत्र खोले, नेत्र बंद किए। प्रकृति जो है 10 गुना उल्लास से भर गई। अनुयायियों ने आकर भगवान बताया तो नहीं कुछ। फिर बैठे, फिर यही सब हुआ। फिर अनुयायियों ने कहा भगवान बताया तो नहीं कुछ आपने। तो भगवान क्या कहते, जिसको समझना था, जिसको बोध का अर्थ समझना था वो समझ गया बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं बताता हूं, लेकिन जैसे ही वाणी में अपने बोध को आरोपित करूंगा, जो कुछ भी मुझे बोध हुआ है उसका 0.1% भी नहीं बताऊंगा। बिल्कुल ये भगवान का बोध। गांधी जी का बोध ऐसा नहीं ना ही आर्किमिडीज का बोध है। His life is an experiment with truth, continuous experiment। आखिरी बात, बहुत सारी बातें आपसे की, अंत में 3 बातें आपसे कहना चाहता हूं जिनसे आप गांधी जी को पहचान सकते हैं और पहचानना चाहिए। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान। किंग सारे सब लोग जानते हैं, किंग ने बुलाया उनको अपने। किंग वाज एडवाइज्ड, उसके जो एडवाइजर्स थे उन्होंने कहा कि वो लंगोटी पहन करके आता है, चादर ओढ़ करके आता है, ही इज नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। उन्होंने कहा नहीं गांधी, ये था गांधी का प्रभाव। उनका नहीं, उनको खान भोजन पे इनवाइट करो। बाद में लोगों ने पूछा कि गांधी जी आप कपड़े, उनका मेरे कपड़ों की कमी तो आपके राजा ने पूरी कर दी थी। किसी ने पूछा उनसे बाबू गांधी जी आप तो किंग के यहाँ ऐसे ही कपड़े पहन के थे, सो व्हाट, मेरे कपड़ों की कमी तो आपके किंग ने पूरी कर दी थी, डबल ब्रेस्टेड सूट और ये। आत्मसम्मान, इतना आत्मसम्मान वाला कोई दूसरा राजनेता या दार्शनिक मुझे आधुनिक युग में नहीं दिखाई दे। नोबडी। करुणा, ये गांधी जी का दूसरा ये अवदान है, करुणा। मैं करुणा की व्याख्या नहीं कर रहा, आप सब जानते हैं करुणा क्या होती है। इस करुणा का सबसे सुंदर परिचय एटनबरो की फिल्म में देखने को मिलता
मैं तो बहुत अंग्रेज ने बनाई, लेकिन मैं तो उस फिल्म को जाने कितनी बार देख सकता। गांधी जी नदी के किनारे बैठे हुए हैं, एक स्त्री बर्तन धो रही है, कुछ काम कर रही है, बेचारी कम से कम वस्तु। गांधी जी की आंखों में जो करुणा उपजती है वो अद्भुत। वो अपनी चादर धीरे से उतार करके उस पानी में बहा देते हैं ताकि उस तक चली जाए, और अंत में सहानुभूति, आत्मसम्मान, करुणा और सहानुभूति, ये गांधी जी को एक विलक्षण व्यक्ति बनाते हैं, विलक्षण व्यक्तित्व उनके अंदर पैदा करते हैं। मैं जानता हूं कि जितना मैं गांधी जी को समझ पाया हूं, मैं उसका बहुत छोटा अंश आपके साथ साझा कर पाया आज, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मुझे पंकज जी ने अवसर दिया, मुझे इतने सारे लोगों से बात करने का मौका मिला, और मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने शांत होकर के मेरी बातें सुनी। आपके मन में कुछ पैदा हो रहा हो, मुझसे कुछ पूछना चाहें, जानना चाहें, मैं प्रस्तुत हूँ। अगले 10 मिनट में सर, मन तो नहीं हो रहा है कि हम लोग आपसे प्रश्न करें, आपको सुनते ही जाएं, और हर बार कुछ नई चीज़ें मिलती हैं। जो आपने अभी बाइबल और बाइबलिक ये जो बताया आपने, तो वो मतलब अद्भुत था, उस चीज़ को सुनना मतलब समझना। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय भी हैं, प्रोफेसर अशोक अहिरवार सर भी जुड़े हुए हैं, और भी साथी हैं जो अलग अलग। जी, मैं नमस्ते कहता हूँ। जी जी जी। तो सर, प्रणाम सर। जी नमस्कार नमस्कार। जी, तो सर, मैं बाकी लोगों की बात हो जाए, उसके बाद मैं अपने मन की बात आपसे कह दूंगा। तो जी, हम लोग सर अक्सर हम लोग अपने डिपार्टमेंट में आपकी चर्चा होती है, और आपके जो आपने पहले भी जो व्याख्यान दिए हैं उसको लेके हम लोग कभी कभी बात करते हैं। जैसे आपने एक बार जो पिछली बार जब दिया था 2020 में सर, तो सत्य की अनवरत तलाश, वो मतलब गांधी का मतलब क्या है, सत्य की अनवरत तलाश, ये आपने उसको ये दिया था। और उसको और हर बार लगता है कि हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं, नया सुन रहे हैं, और हर बार मतलब कह सकते हैं ना, रिविजिट नहीं कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं। तो ये फील होता है। तो सर, हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, कोई जिन जो प्रश्न पूछना चाहते हैं प्लीज़ अपना माइक ऑन करें और प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत संक्षिप्त में, एकदम क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए। जी नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अमित तामकर, पीजी कॉलेज नरसिंहपुर से। प्रणाम सर आपको। जी नमस्कार। सर, अभी आपने सर गांधी जी के दार्शनिक चिंतन के बारे में बताया था कि हमारे व्यवहार और विचारों से किसी व्यक्ति के हृदय में डर पैदा न हो। यही बात सर वो सत्याग्रह में भी बोलते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भय तथा प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना स्वयं कष्ट सहन करते हुए केवल अहिंसात्मक उपायों की सहायता से सत्य पर दृढ़ रहना और मन, वचन तथा कर्म से उसी के अनुसार आचरण करना ही सत्याग्रह है। तो सर, इनके साथ जो आपने दार्शनिक चिंतन की बात की सर, उसमें आपने बोला था कि किसी व्यक्ति के हृदय में डर पैदा ना हो, लेकिन सर सत्याग्रह में डर के साथ ही किसी प्रलोभन में भी आकर हम अपने विचारों से, अपने विचारों पर अडिग रहें, किसी के प्रलोभन में ना आए। तो सर, इसमें जो आपने दार्शनिक चिंतन की बात की है और जो सत्याग्रह है, तो क्या सर एक ही चीज है? दार्शनिक चिंतन का जो व्यावहारिक पक्ष है वो सत्याग्रह है। जी सर। जब उसको व्यवहार में लाएं तो वो सत्याग्रह है। मैं फिर एटनबरो की फिल्म का आपको उदाहरण दूंगा, शायद पहले भी ये बात मैं कह चुका हूँ। मुझे वो सीन बहुत पसंद है। दांडी यात्रा वाला प्रसंग है, गांधी जी की टोली खड़ी हुई है, 2 लोगों की कतार है, 2-2 के उसमें खड़े हैं, और डंडे लिए हुए पुलिस खड़ी हुई है। गांधी जी को मालूम है कि जैसे ही नमक उठाएंगे ये लोग डंडे मारें, तो सामने वाला जो है वो नमक उठाता है, मार खाता है, चोट होकर गिर पड़ता है। तो स्ट्रेचर लिए हुए गांधी जी के सब साथी वहां खड़े खट से उसको ले जाते हैं, उसका उपचार करते हैं। पर जो बात उससे महत्वपूर्ण है वो ये नहीं है कि जो सबसे आगे वाली पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है वो डंडे खाता है।
भय का संचार उसके पीछे वाले व्यक्ति में होता है। यानी जो सामने वाले को मार खाते हुए देख रहा है और ये जानता है कि अब मेरा नंबर आने वाला है। आप व्यक्तिगत अनुभव से देखिए कि उसमें डर का संचार होता है कि अच्छा अब ये डंडा मेरे ऊपर पड़ेगा। सामने वाले को तो मालूम है कि डंडा मेरे ऊपर पड़ने वाला है, पर वो व्यक्ति भी साहस बिना किसी व्यवधान के साहस आगे बढ़ता है, मार खाता है, गिर पड़ता है। ये है अभय। और अभय का दूसरा पहलू ये है कि दोनों हाथ नीचे किए हुए हैं, डंडे को रोकने का भी प्रयास नहीं करता अपने सर पर पड़ने वाले, वरना साधारण बात यह है कि ऐसे कर ले, एक भी व्यक्ति उस पंक्ति में खड़े हुए पूरी कतार में एक आदमी उस डंडे को रोकने का प्रयास नहीं करता। ये है अभय। और रोकने का प्रयास का मतलब यह है कि जो सामने डंडा मार रहा है, आप उससे ये कह रहे हैं देखो भाई मैं रोकूंगा, तो उसके हृदय में भी आप अभय का संचार कर रहे हैं। और ये वो वाला अभय है जो दोनों चीजें एक साथ पैदा करता है। मारने वाले के हृदय में करुणा और सहानुभूति सहसा उपजती। जाने कितने पुलिस वालों ने अपनी नौकरी छोड़ दी ये सोच करके कि मैंने अपने ही लोगों के ऊपर डंडे उठाए थे। ये सारे प्रसंग जो है वो जानने और ध्यान देने योग्य। जाने कितने लोगों ने नौकरी छोड़ी कि हमसे गलती हुई, हमने डंडे उठाए थे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। पर दार्शनिक पक्ष का व्यावहारिक पक्ष है सत्याग्रह। वही बात की सर, सत्याग्रह पाप पर प्रहार करता है जबकि हिंसक व्यक्ति पापी पर प्रहार करता है। हृदय परिवर्तन की बात करते हैं गांधी जी। ठीक है अमित जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो साथ किसी साथी का? कोई सर नमस्कार सर, मैं विवेक श्रीवास्तव हूँ जबलपुर से। सर अभय की जो व्याख्या और जिस सहजता से आपने उसे प्रस्तुत किया है, जो व्यक्ति का जो स्वरूप था वो बहुत प्रभावी था। और मुझे लगता है कि इस तरह से अपने आसपास को, अपने इर्द गिर्द को समझना और अभय का ये स्वरूप तय कर पाना कितना 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 बड़ा चैलेंज है, जो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में ही नहीं, पूरे गांधी के तो पूरे जीवन का सार यहाँ है। सब गांधी और सत्य और ये तमाम चीजें तो खैर बहुत लंबी, फिर से दोबारा हम उसी डिस्कशन में जाएंगे। सत्य समय सापेक्ष होगा और सत्य की हर किसी की अपनी खोज होगी और सत्य हमेशा दृष्टि निरपेक्ष नहीं हो सकता, तो उसकी अपनी अपनी हर किसी का संघर्ष, हर किसी की लड़ाई अलग होगी। बहरहाल गांधी पे अगर रुक करके बात समझना चाहूँ आपके विशद अध्ययन के आधार पर, गांधी पत्रकार भी थे, गांधी समाज चिंतक भी थे, विचारक थे ही, समाज सुधार के भी अपने उनके आंदोलन रहे हैं। राजनीतिक आंदोलन तो सारी दुनिया उनको राजनीतिक आंदोलन के लिए जानती ही है। आप सबसे महत्वपूर्ण यानी सब बिल्कुल पहली पायदान पर उनके किस स्वरूप को देखते हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो योगदान है गांधी जी का वो अहिंसा है। सबसे बड़ा योगदान है। भारतवर्ष में अहिंसा का मतलब दार्शनिक तत्व तो बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन व्यवहार में अहिंसा को ले आना, वो मैं अपने बच्चों को सुनवाया करता था, क्योंकि मैंने खुद भी वो, जब मैं बच्चा था तब मैं वो फिल्म देखी थी जिसमें वो गाना है कि है ना, खड़क बिना ढाल, खड़क बिना ढाल आजादी दे, साबरमती के संत, आजादी बिना खड़क बिना ढाल जी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैंने तो बच्चों को भी सुनवाया और उनसे कहा कि देखो ये है दुनिया के किसी भी दो बातें विवेक जी मैं आपसे करूं। भारतवर्ष का जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आंदोलन था वो विश्व का सबसे बड़ा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। दुनिया के किसी दूसरे देश में इतने बड़े पैमाने पर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल नहीं लॉन्च किया गया। भारत का सबसे बड़ा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, और इतने बड़े एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से निर्दिष्ट किया। ये भी अद्भुत उपलब्धि, बहुत बातें होती हैं।
ये भी हुआ, ऐसा हुआ, पर हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के बहुत से लेटर्स हैं जिसमें वो ये कहते हैं, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि इस आदमी से कैसे डील करें। ये हमारे ऊपर प्रहार नहीं करता, हमको गाली नहीं देता, हमको बुरा नहीं कहता, कहता है आप बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन इसके जैसा आत्मसम्मान हमने बहुत कम लोगों को देखा। हमारे साथ बैठता है, लेकिन मतलब बहुत लोगों का ये विवरण है, बहुत लोगों का ये विवरण है। लुई फिशर की किताब पढ़िए, बहुत लोगों का ये विवरण है कि गांधी के सामने, जैसे कहते हैं ना कि सामने आते ही आपके हृदय से दुर्भाव निकलने शुरू हो जाते, तो कहते थे इतना प्रभावी व्यक्तित्व, निश्चलता। बहुत। मैं अपनी नानी से, मैं तो बच्चा था, मैं खोद खोद के पूछता था, फिर आपने क्या किया? उनका बेटा मैं गई वहां और मेरे मन में ये संकोच था कि इतनी सुंदर साड़ी मैं फेंक दूं, लेकिन मैं रोक नहीं पाई, मैंने डाल दी। तो शायद उस समय मैं नहीं समझा कि उनका क्या प्रभाव है, लेकिन बाद में जब मैंने इस पूरे प्रसंग का विश्लेषण किया तब मेरी समझ में आया कि ये तो जादुई व्यक्तित्व था। सर एक छोटी सी और बात, अभी जो बातचीत की शुरुआत में मैडम ने कहीं एक चर्चा शुरू की थी कि जेन जी और ये, मुझे लगता है कि क्या हम लोगों का कहते हुए निश्चित रूप से मैं अपनी जिम्मेदारी की तरह से भी मानता हूँ, और ये मैं व्यक्तिगत स्तर पर तो करता भी हूँ अपने बच्चों के साथ, दोनों बच्चों के साथ। हम अक्सर रात को खाने के बाद ऐसी बहसों में घंटे 2 घंटे भी गुजारते हैं। क्या व्हाट्सएप से लड़ने का कोई और सक्षम तरीका है? क्या व्हाट्सएप पे ही उसी फ्रंट पे हमको भी उतर करके इस लड़ाई को दूसरा आयाम देने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनके पास एक पूरी इंडस्ट्री है जो बाकायदा एक मुहिम के तहत अभियान चला करके मत बदलने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों के दिमाग में कुछ ठूंसने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हमें भी ऐसी ही एक पैरेलल, भले ही छोटी सही कोशिश, समानांतर कोशिश की जरूरत ज्यादा शिद्दत से महसूस नहीं होती आज? एक दो बातें बहुत छोटे छोटे में। एक तो ये कि जो वय प्राप्त वर्ग है उसके लिए तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक बात हम सब लोगों को बहुत जोर देकर के करनी चाहिए। हमारे बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है। दे डोंट वांट टू रीड। और अपना बचपन याद करिए, कोई ना कोई पुस्तक आती ही थी, दी जाती थी, और ये बड़ा जोर था घर में कि पढ़ो, कहानी पढ़ो, नंदन पढ़ो, पराग पढ़ो, चन्दा मामा पढ़ो। चन्दा मामा जैसी सुंदर मैगजीन कहाँ निकलती है, पढ़ो पर पढ़ो जरूर। तो हमें बहुत सारी सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, भारत का साहित्य विपुल है, हमें अपने बच्चों को पढ़ने की ओर जरूर प्रवृत्त करना चाहिए। मैं अपने बड़े भाई से भी बहस करता हूँ, उनसे ये कहता हूँ पढ़िए, तो आप पढ़े बिना व्हाट्सएप पे यकीन कर लेते, पढ़ लीजिए, 4 पृष्ठ पढ़ लीजिए। अब तो लोग 4 पेज भी नहीं पढ़ना चाहते। तो एक तरीका उसको कॉम्बैट करने का ये है कि हम पढ़ने की ओर अपने लोगों को प्रवृत्त करें। कुछ भी पढ़िए, 4 पेज पढ़िए, सप्ताह में 2 बार पढ़िए, तब पढ़िए। पर सर अब वहां लेकर के जाना अगर कठिन है तो उनके मीडियम्स पे हमें आ जाने की जरूरत नहीं है क्या? चाहे हम यूट्यूब पर जाएं, चाहे हम पंकज जी, ये मेरा अनुरोध है कि कभी मुझे अवसर दें, इस साइबर मीडियम क्या है, इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसमें पोटेंशियलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, हाउ कैन दिस बी, इसको हम कैसे उपयोगी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तो अवसर नहीं है, पर उसमें आप जो बात कह रहे हैं वो उसका उत्तर ये है कि उस मीडियम का हमें बहुत अच्छा उपयोग करने की पॉसिबिलिटीज हैं। वी शुड एक्सप्लोर दैट, वी शुड डू दैट। और कोई प्रश्न हो जो करना चाहते हो, एक आध हम लोग ले सकते हैं। हम अहिरवार सर आगे जुड़ गए हैं। हाँ जी सर। मैं सर जुड़ा बहुत पहले से हूँ सर। हाँ जी 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 जी, नहीं मैं देख रहा था सर, आप पूरा लेक्चर आपने सुना है जी? पूरा लेक्चर सुना है, और जहाँ से जैन जी की बात शुरू थी रविंद्र सर ने, मैं वहां से जुड़ा हूँ। और रविंद्र सर, मैं आपको बता दूं
कि जहां से आपने पूरा ये उठाया हुआ है विषय, जैन जी के विषय से लेकर और यहाँ तक लेके आए आप, वो बहुत अद्भुत विषय था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके समक्ष जो इस कार्यक्रम का होस्ट कर रहे हैं, तो कार्यक्रम के शॉर्ट टर्म कोर्स के समन्वयक हैं हमारे पंकज जी। ये भी थोड़े जैन जी हैं। और आप जैसे आप है, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी है, और बहुत सारे लोगों की सत्संग के कारण आपने जो उम्र तय की है गांधी को समझने की, उस उम्र में अब इनका प्रवेश हो चुका है। और ये लगभग मैं इस बात को मानता हूँ कि ये जो गांधी को समझने की जो धैर्य है, वो गांधी को आत्मसात करने का जो उम्र है, वो एक समय के बाद ही आती है, जैसा कि आपने अपने अनुभव से ही बताया। लेकिन आज आपने मेरे उन सारे मतलब उठने वाले प्रश्नों को, जो गांधी को वास्तव में बहुत अद्भुत और पूरी मनुष्यता के लिए मतलब प्रेरणा का विषय बनाते, उन सारी चीजों में जो सामुदायिकता का भाव है आपका, और जिस तरह से आपने उसकी व्याख्या की है, वो वास्तव में बहुत ही अद्भुत व्याख्या थी। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आज आपको पूरा सुना, क्योंकि जो आश्रम वाला विषय आपने लिया है, कई बार हम लोग, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने एक बच्चे को डिजर्टेशन के रूप में गांधी के आश्रमों की संरचना और उस पे उसकी जो विविधता थी, उस पे एक डिजर्टेशन का टॉपिक दिया हुआ है। और मैं बहुत दिन से महसूस करता था कि ये जो प्रयोग थे गांधी के, ये बहुत मतलब गैर सोचे समझे नहीं थे, ये बहुत दूरदृष्टि वाले प्रयोग थे जी। तो गांधी ने क्या मतलब अद्भुत संदेश दिए थे, और बहुत सारे संदेश उसमें छिपे हुए थे मनुष्यता के। सर, आपको सुन के वास्तव में जो आपका प्रभाव था शब्दों का, उसमें मैं तो कम से कम ऐसा कह सकता हूँ कि उस प्रभाव में हम लोग बहुत अद्भुत लगा। और वास्तव में आपको एक बार और मैं पंकज जी से कहूंगा कि इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हम पूरे डिपार्टमेंट के बच्चों को सुनवाएं, ऐसी व्यवस्था की जाए। और सर, ऐसा ही निरंतर आप हम लोगों के लिए सत्संग का और हम लोगों के लिए समय देकर अनुप्रेरित करते रहे। मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, विभाग आपका बहुत ऋणी है। और पंकज जी, आप पूरे व्याख्यान को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। जी 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 जी, धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रोफेसर अहिरवार सर, मतलब कि मैं सर सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ सर, मैं चूंकि हमारे हेड भी हैं और मेरे मन में उनके लिए कोई भय नहीं है, क्योंकि सर एक हमारा डिपार्टमेंट है, मैं इसको बहुत मेरी स्वीकृति है कि मैं प्रोफेसर अशोक अहिरवार से, और हमारे यहाँ प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव हैं, आप जानते हैं, परिचित हैं। तो मैं सर इतना अधिकार मिला है, और गांधी ही है मतलब शायद मेरे चेतन में, कि मैं इनसे लड़ सकता हूँ सर। और लड़ाई कोई पर्सनल किसी लेवल पे नहीं होती, पॉलिसी मैटर को लेके हम लड़ते हैं। और सर और बहुत उस लेवल पे जो चीज़ें जाती हैं, तो ये खूबसूरती सर शायद प्रोफेसर अहिरवार जो हैं गांधी को आत्मसात करते हैं, और प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव भी हैं। तो और मतलब मेरा सौभाग्य, सर ने मुझे जैन जी के इसमें लाया, लेकिन हालांकि नहीं है, अब तो हम लोग सर आउटडेटेड हो गए लेकिन सर ये जो चीज़ है, मतलब जब आप जैसे लोगों को हम लोग सुनते हैं ना, अब मुझे लगता है कि आज हम लोगों को कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि आपकी आवाज़ उन बच्चों तक पहुँचे। अभी मुझे लगता है मुग्धा जो है MA की बच्ची है सर, वो जिसने आपसे प्रश्न किया, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न जैसे बच्चे करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, और अभी भी सर 2-3 स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं हमारे, मैं देख पा रहा हूँ उसमें, और वो आपको बहुत इससे शिद्दत के साथ सुन रहे थे। तो ये ज़रूरी है सर कि किसी विषय को किस प्रकार से ऑडियंस के सामने रखना है। ये खूबसूरती, मतलब हर बार मैं आपका मतलब कायल हो जाता हूँ कि कैसे ये करें, और मैं और ईर्ष्या भी करता हूँ कि चाह के भी मैं नहीं सीख पाता हूँ। ये चीज़ें हैं। और कोई साथी जो कोई प्रश्न हो, एक लास्ट मैं लूँगा, क्योंकि सर का बहुत लंबा समय हम लोगों ने ले लिया है। हाँ, सुधांशु जी, सर सुधांशु जी बिहार से जुड़े हैं सर जी। रविंद्र सर को मेरा प्रणाम जी। सर नमस्कार जी, प्रणाम सर। मेरा कोई प्रश्न नहीं है सर, इतना अच्छा आपका वक्तव्य रहा कि हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ सर। और खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, और गांधी विचार से भी मैंने MA किया है, और मंगल प्रभात को सर 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। लेकिन आज जो आपने उसके बारे में बताया
यह ज्ञान पहली बार हमें हुआ सर, पहली बार यह ज्ञान हुआ सर। वो इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, हम लोग उस पुस्तक को इग्नोर कर देते थे सर। तो अब आपके बताने के बाद मैं फिर से आज कल में उसे जरूर फिर से पढ़ूंगा, और आपने जो दृष्टि दी है उस आधार पर उसको पढ़ूंगा, और मुझे लगता है उससे जरूर हम लोगों का और भी ज्ञानवर्धन होगा सर। इसके लिए मैं आपको सर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। उस पुस्तक को बिल्कुल इग्नोर कर देते थे हम लोग सर। हम लोग आमतौर पर हिंद स्वराज, आत्मकथा, मेरे सपनों के भारत, इन पुस्तकों को ज्यादा महत्व दे देते थे। लेकिन आज जरूर सर आगे मैं उसे फिर से, जैसे आपने गांधी को रिविजिट किया है, तो मंगल प्रभात को मैं रिविजिट करूंगा, फिर से उसे पढ़ूंगा और निश्चित रूप से उसका उपयोग करूंगा और अच्छा सर। जी, थैंक यू सुधांशु बहुत जी, आभार सर। थैंक यू। और सर मैं, चूंकि बहुत समय हो गया है, और मैं पूरे विभाग की तरफ से, अपने इतिहास विभाग की तरफ से और यूजीसी एमएमटीटीसी की तरफ से, तथा मेरे समस्त प्रतिभागी जो अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं और बहुत तन्मयता के साथ आपको सुन रहे थे सर, तो मैं आपका हार्दिक आभार करता हूं। और साथियों मैं बता दूं कि प्रोफेसर रविंद्र कुमार सर कल फिर होंगे। देखिए, मैंने दो धाराएं, मतलब पता नहीं, मेरे अंदर बहुत कसमकस चल रहा था कि सुभाष चंद्र बोस किस रिसोर्स पर्सन को, और सर इतने सहज हैं। आज सवेरे ही मैंने 9:30 करीबन सर से बात की कि सर एक विषय पर और बोल दीजिए हमारे लिए, वो है सुभाष चंद्र बोस। तो आज आपने गांधी को सुना है, कल दोपहर में 2 बजे आप लोग जरूर सुनिए प्रोफेसर रविंद्र कुमार सर को, और मैं अपने स्कॉलर्स को भी, अपने बच्चों को भी, हमारे बच्चों को भी हम बताएंगे सर, वो आपको सुनेंगे। और आपसे मतलब लगता है कि निरंतर हम आपको सुनते रहें, और लेकिन समय की बाध्यता है और आपकी भी जी है, और मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे बीच आए और आपने इतना बहुत सरलता के साथ आपने विषय को रखा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। कल आपसे मुलाकात होगी सर दोपहर 2 बजे। ठीक सर, थैंक यू सर। जी, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। साथियों, अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के